संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 15वां भाग। हम इसमें चर्चा करेंगे कृषि के दूसरे भाग की। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि आज हमारे देश में कृषि की वर्तमान अवस्था क्या है, और उस अवस्था को देखते हुए हम ये पाते हैं कि अभी कृषि के विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि कृषि योग्य भूमि हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी है। चीन में हमारे यहाँ से लगभग आधी से थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ उपज जो है वो हमसे दुगुना होता है। और अमेरिका में जो कृषि योग्य भूमि है वो हमारे बराबर ही है, लेकिन वहाँ जो है करीब 1.25 गुना उपजा होता है ग्रेन्स का। तो हमने ये भी देखा कि किन कारणों से हमारा कृषि जो है पीछे हो रहा है। आज हम विचार करेंगे कि कृषि के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब कुछ राजनीतिक दल कृषि व्यवस्था में बदलाव के लिए नारा देते हैं कि हर लैंडलेस को एक ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। अगर हम हर लैंडलेस फैमिली को खेत दे दें तो एवरेज लैंड होल्डिंग 2-3 बीघा से ज़्यादा नहीं होगी। यह होल्डिंग कभी भी एक इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इतने कम ज़मीन पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती। इसलिए इस तरह ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करने से मेड़ों डिवाइडर जो खेत के होते हैं उसकी संख्या भी काफ़ी होगी। तो इस तरह से खेतों का वेस्ट भी होगा, बर्बाद होंगे, वो जो है उसमें खेती नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें जो पहला स्टेप लेना होगा वो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब एक परिवार अपने ज़मीन से अपने को मेंटेन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो लोग दूसरे ऑक्यूपेशन में माइग्रेट होंगे और अपने ज़मीन को बटाई पर लगा देंगे। अतः हमें इस क्रांतिकारी कदम को उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें खेती के लिए एक इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग की व्यवस्था करनी होगी। अब ये इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग है क्या? यार इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग वह होगी जिसमें आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होगा, तभी वो इकोनॉमिक कहलाएगा। पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग डिक्लेयर नहीं की जा सकती। यह इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग किस पर निर्भर करेगी? फर्टिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, वेदर, भौगोलिक संरचना आदि पर, क्योंकि खेत में उपज इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती है। अब बिहार के गंजेटिक प्लेन में 5 एकड़ लैंड जो है इकोनॉमिक होल्डिंग हो सकती है, लेकिन झारखंड में छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में 50 एकड़ लैंड भी हो सकता है कि इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं हो। इसलिए हमें सर्वप्रथम देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग सुनिश्चित भी कर दें तो भी पूंजी के अभाव में मॉडर्न वैज्ञानिक तकनीक से खेती संभव नहीं होगी। ऐसे ही छोटे और पूंजी के अभाव में रहने वाले किसानों के लिए भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून पास किया है और उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसका निदान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूंजीपतियों का प्रभाव खेती में बढ़ेगा। किसान अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाएंगे। इन्हें पूंजीपतियों के द्वारा बताए गए जीन्स को ही खेत में लगाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी डिस्प्यूट के लिए, जैसा कि उसमें व्यवस्था किया गया है, एसडीएम के आर्बिट्रेशन को ही अंतिम माना गया है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ेगी। वे पूंजीपतियों के सामने ऐसी परिस्थितियों में नहीं टिक पाएंगे। फिर परिस्थिति क्या हो जाएगी? वही नीलाहा खेती वाली, जिसके लिए गांधी जी को चंपारण में आंदोलन करना पड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने पहला आंदोलन भारत में आने के बाद वही किया था। अब यूरोप और यूएसए में तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत दिनों से लागू है। वॉलमार्ट ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है। तो इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को हम एग्जामिन कर सकते हैं। अब वहाँ तो बुरा ही बुरा प्रभाव है, क्योंकि अभी भी वहाँ
बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप और अमेरिका में किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तो अगर उन्हें अच्छा फसल और अच्छे आमदनी उससे प्राप्त हो रहा होता तो क्या ये सब्सिडी दी गई होती? उसको वो लोग इस सब्सिडी को ख़त्म करने को तैयार नहीं है, यूरोप और अमेरिका। और दूसरी बात है कि ये उपज भी जो है अपने हिसाब से उपज जब हो जाता है तो अपने हिसाब से उसे खरीदते हैं। अब आलू की साइज़ तय कर देंगे कि ये इतने साइज का होगा तभी हम लेंगे, और वो उसको नापते हैं। अगर बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लेते ही नहीं है। तो किसानों को इससे वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका सॉल्यूशन केवल और केवल कोऑपरेटिव फार्मिंग ही है, जो किसानों की आमदनी ही नहीं बल्कि कृषि का ग्रोथ का काम भी करेगा। लेकिन इस कोऑपरेटिव फार्मिंग में, कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव के सदस्य उन्हीं को रखना होगा जिनका लैंड कोऑपरेटिव में जा रहा है, जिनके लैंड से कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, का निर्माण हो रहा है। कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन ऐसा करना होगा कि वो कम से कम एक इकोनॉमिक होल्डिंग, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जरूर हो। उपज का बंटवारा लैंड के रेशियो में किया जाएगा। इससे लैंड के मेड़ डिवाइडर की भी समाप्ति होगी और खेती के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। कोऑपरेटिव में कोई भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसा कि चर्चा हो चुका है। कोऑपरेटिव में विभिन्न कार्यों को करने वाले को रिम्यूनरेशन भी मिलेगा। अब इसमें किस तरह जो है प्रॉफिट का बंटवारा होगा? उत्पादित क्रॉप के प्रॉफिट को 50-50% के दर से बांटा जाएगा। 50% लैंड ऑनर जिन्होंने कोऑपरेटिव फॉर्म किया है उन्हें लैंड फॉर्म करने के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बांटा जाएगा। जिसका जितना लैंड है उसके हिसाब से मिल जाएगा। 50% प्रॉफिट उन्हें जिन्होंने खेती का काम किया है। अगर लैंड ओनर ने भी खेती का काम किया है तो उन्हें दोनों हिस्से में रेम्यूनरेशन मिलेगा, अपने लैंड के प्रोपोर्शन में भी और खेती के काम करने की एवज में भी। बढ़े हुए लैंड होल्डिंग और वैज्ञानिक तरीके से खेती के लिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भी एडवाइस उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेंगे। इससे इन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सरकार को इरिगेशन फैसिलिटी का बंदोबस्त एक फेज्ड मैनर में हर खेत के लिए करना होगा। सरकार को बैंक लोन, उत्तम खाद, हाई यील्डिंग सीड्स आदि की व्यवस्था हर एक गांव के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम से करना होगा। अभी भी उनका आउटलेट हर जगह है, लेकिन एक अच्छे तरीके से जिसको हर को ये अवेलेबल हो जाए और हर फैसिलिटी हर गांव के लिए हो जाए। 2-3 वर्षों में इनको ये सुनिश्चित कर लेना होगा। अब तीसरा है खेती को उद्योग का दर्जा। खेती को उद्योग का दर्जा देना होगा। साधारणतया हम लोगों ने किसी भी कारखाने को लागत से कम मूल्य में अपना सामान बेचते नहीं देखा है, न सुना है। वे अपना सामान हर समय मुनाफे में ही बेचते हैं। कभी कभी हम लोग जो एक सेल का प्रमोशन सुनाते हैं कि हमारा कारखाना बंद हो रहा है या हम अपने दुकान को बंद करने जा रहे हैं इसलिए हम लुटा रहे हैं, 500 रुपये में 2 साड़ी है, वो भी अगर आप ठीक से एग्जामिन करें, बाजार भाव देखें दूसरे का, तो भले ही प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम वो रख रहे हों, लेकिन वो लोगों को ठगते ही हैं अपने सेल को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी वो प्रॉफिट लेते हैं। अपना हर सामान वो हर समय मुनाफे में ही बेचते हैं। यह फैसिलिटी खेती को भी देनी होगी। इंडस्ट्री के लिए जिस तरह फाइनेंस, प्राइसिंग, इंश्योरेंस आदि की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को कृषि के लिए सुनिश्चित करना होगा। अब कृषि उत्पादन की कीमत, अभी तो कोई कीमत उसकी तय होती ही नहीं है। अगर आपका उपजा बढ़ा तो कीमत घटा, और उपज कम हुआ तो कीमत बढ़ा, वो भी आढ़तिये और जो दलाल हैं, बीच के लोग जो हैं, जो हर समय प्रॉफिट में रहते हैं, वो कम बिके या ज़्यादा बिके, कम उपजा हो या ज़्यादा उपजा हो, वो हर समय प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को जाता है। अभी किसान कृषि उत्पादन के कीमत के लिए बाजार और मिडिल मैन के रहमो करम पर आश्रित है। अगर कृषि उत्पाद की उपज कम होती है तो बढ़े हुए कीमत का अधिकतम भाग मिडिल मैन के ही हिस्से में जाता है, और अगर उत्पादन अधिक होता है तो कीमत घटती है और किसान कभी कभी कम कीमत में उत्पादन को बेचने को मजबूर होते हैं। ऐसे हालत में कई जगह किसान उत्पाद को मंडी में ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस हालत में भी मिडिल मैन में कमाई में कोई कमी नहीं होती है, उनका मार्जिन लगभग वही रहता है।
अगर उन्होंने 100 रुपये खरीदा तो 120 रुपये बेच रहे हैं, 20 रुपये खरीदा तो 40 रुपये बेच रहे हैं, उनका वो प्रॉफिट मार्जिन वही रहता है। सरकार ने अभी किसानों को इन्हीं आढ़तियों और मिडिल मैन से पीछा छुड़ाने की कोशिश के लिए जो है एक बिल लाया है, तो इसके विरोध में पंजाब और हरियाणा के मिडिल मैन दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। समझ लीजिए कि उनकी कितनी पकड़ है। सरकार को इन लोगों पर सख्ती करनी चाहिए और किसानों को मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए। प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय ट्रेड इनपुट कॉस्ट, जिस तरह की कारखाने के आउटपुट का जो है कारखाना वाले और जो पूंजीपति है अपना तय करते हैं बेचने का कीमत, उसी तरह इनकी भी जीन्स की कीमत जो है तय होनी चाहिए। इन टोटल इनपुट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सेल्फ लेबर कॉस्ट अगर उन्होंने काम किया है, सेल्फ सुपरविज़न कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, और जो उनके लैंड की कीमत है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा वो डिप्रिसिएशन में ले लें। हालांकि डिप्रिसिएशन में वो नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा ले लें, और फिर प्रॉफिट का हिस्सा। इन सारे एलिमेंट को ध्यान में रखना होगा। उद्योग में जिस तरह उद्योगपति अपने उत्पादन को बिना प्रॉफिट के साधारणतः नहीं बेचते हैं, उसी प्रकार किसानों की भलाई के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करनी होगी कि कृषि उत्पादन का कभी भी इस तरह तय की गई कीमत के नीचे नहीं बिकेगी। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मार्केट सुपरविज़न, कोल्ड चेन, भंडारण आदि की व्यवस्था करनी होगी। मान लेते हैं कि उपज ज़्यादा हो गया, उसकी कीमत कम होगी, तो उपज क्यों ज़्यादा हुआ? उपज जो ज़्यादा हुआ क्यों? एक ही, जैसे अभी हमारे यहाँ दलहन और तिलहन की कमी है, तो हम क्यों चावल और गेहूं का, धान और गेहूं का जो है फसल इतना काट रहे हैं, जो कि भंडारण क्षमता से भी ज़्यादा है और लोगों को ज़रूरत भी उतनी नहीं है। और धान की खेती पूर्व की तरफ होती है, तो ये पंजाब और हरियाणा के किसान इसको क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ सरकार जो है वो मिनिमम प्राइस पे ख़रीद रही है, तो क्यों नहीं वो दलहन तिलहन की ओर जाए? तो मार्केट और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर, भाई अगर मोटर कार भी लोग बनाता है बेचने के लिए, तो फोरकास्ट कराता है कि आगे इसकी कितनी ज़रूरत होगी। हर कोई, तो जिस तरह वर्कशॉप और पूंजीपति अपने कारखानों में जो उनके जीन्स बनते हैं, कारखानों में जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए फोरकास्ट करते हैं, मार्केट फोरकास्ट, उसी तरह सरकार को एक साइंटिफिक मेथड से मार्केट फोरकास्ट करना चाहिए कि आगे 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक हमें किन किन प्रोडक्ट की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बारे में फोरकास्ट करने के बाद इन कोऑपरेटिव्स को जो है गाइड करना होगा कि आप ये चीज़ अपने खेतों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, और जो उधर उपजावारी ज़्यादा हो सकता है उसके हिसाब से आप उपज करें, बोएं। अब क्रॉप इंश्योरेंस, अगर कभी फ्लड, तूफान, अतिवृष्टि आदि के कारण हार्वेस्ट फेल्योर की स्थिति आती है, तो उसके लिए फुल क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था करनी होगी ताकि वे नुकसान में नहीं जाए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो अगर हम लें तो हमारी खेती जो है का विकास दर बढ़ेगा और किसानों के आमदनी को हम, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, डबल करने को, वो डबल कर सकते हैं।